अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है और बकरीद से रिलेटेड मैं सारी चीज़ें बना रहा हूँ और उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद भी आ रही होंगी। तो एक हमारे कबाब में बहुत सारे कबाब जो है वो बनते हैं, लेकिन बिहारी कबाब जो है ना वो एक अलग ही टेस्ट में होता है। तो आज मैं शान मसाले से, जो दुनिया का बेहतरीन मसाला है, इसलिए कि पूरी दुनिया से सिलेक्टेड मसाले जो हैं यकजा किए जाते हैं और उससे जो है रेसिपी जो है मसाले तैयार किए जाते हैं और तमाम मसालों में बेहतरीन जो अज्जा हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। इसकी पैकिंग बहुत ही ज़बरदस्त होती है, जाके ये आप तक जब पहुँचे तो इसका अरोमा, इसकी जो लज़्ज़त है वो और इसका कलर, ये तीनों चीज़ें जो है वो ऐसी हों कि जिससे आपका खाना हमारे देसी रवायती खानों की तरह का बन सके। तो बिहारी कबाब और इसके साथ पराठे लाजमी चाहिए सुबह के नाश्ते के अंदर। तो इंशाल्लाह ये तैयार करेंगे। और आज मेरे पास डॉक्टर अली हसन जो हैं मौजूद हैं, डेंटिस्ट हैं। और बहुत सारा गोश्त जब हम खा लेते हैं तो दांतों की प्रॉब्लम होती है, तो मैंने इसी सिलसिले में इनको बुलाया। और जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? थैंक यू गुलजार साहब। तो अली, बहुत सारे मसले मसाइल आज हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहला मसला ये है कि हम देसी लोग हैं, गोश्तखोर भी हैं, जी जी, ठीक है, और पाकिस्तानी कहलाते हैं पूरी दुनिया में। गोश्त के बगैर यानी कि सब्जी भी बना रहे हो तो उसमें भी गोश्त डाल देते हैं, ठीक है ना? सही है। तो और बकरीद में तो आपको पता है कि फिर टिक्के शिक्के ये वो। तो क्या ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए इंसान को अगर इस तरह से ओवर ईटिंग कर ले, दांत वात में काफ़ी रेशा वेशा होता है और लोग इसका ख्याल भी नहीं करते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि वो आगे जाके एक बीमारी की शक्ल इख्तियार भी कर लेती है। तो इसके बारे में ज़रा डिस्कस सबसे पहले गुलजार साहब देखें, पहले तो अगर आजकल खाना फंस रहा है तो उसको इग्नोर ना करें। हाँ, अच्छा, इससे क्या क्या हो सकता है वो भी ज़रूर डिस्कस बताइएगा। देखें, खाना तभी फंसना शुरू हो जाता है जब आपके मसूड़े और दांतों के बीच में गैप आता है, नंबर 1। दूसरी वजह, वहाँ पर कोई कैविटी या फिर कीड़ा लगना है दांत का, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो संगे मरमर है, हमारा दांत जो है वो गल गया है। क्योंकि कैविटी ऐसे बनता है कि हमारे मुंह में जब जरासीम और खाना आपस में मिलते हैं तो वो एसिड बनाते हैं और वो एसिड दांत को गला देता है। उस गलने की वजह से वहाँ एक डिच बनता है, खड्डा बनता है, जिसको कैविटी कहते हैं, कीड़ा लगना कहते हैं। कीड़ा इसलिए क्योंकि मसूड़ों में जो कीड़े होते हैं वो लगाते हैं। अच्छा, फिर वहाँ पर जब गोश्त फंसना शुरू होता है तो फिर हम क्या करते हैं कि टूथपिक या कोई डंडी लेके या फिर कोई भी माचिस की तीली लेके हम वहाँ पर और खुदाई करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से वो गली हुई चीज़ जो दांत गला हुआ है वो और नीचे जाता है और फिर नस में जाके तकलीफ देता है। एक ये हो गया, और एक मसूड़ों के बीच में जो हम डंडी डालना शुरू करते हैं, उस वजह से मसूड़े भी स्वेल होना शुरू हो जाते हैं, लोकलाइज भी या फिर पूरे मुंह में भी। क्या आया कि मसूड़े और दांत के तो एक फिक्स वो बना हुआ है ना, अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है, तो जब ये ज्यादा हम करते हैं तो क्या मसूड़े दांत को छोड़ देते हैं? उम्र के साथ साथ जिंजावल रिसेशन होता है, यानी कि मसूड़े नीचे जाना शुरू होते हैं या फिर ऊपर के दांतों में ऊपर जाना शुरू होता है। ये उम्र के साथ नॉर्मल प्रोसेस है। अब अगर जरासीम दांतों और मसूड़े के बीच में जमा हो तो वजन की वजह से और मसूड़े तेजी से नीचे जाते हैं। तो इसका हल ये है कि मसूड़ों की सफाई 6 महीने में, इस साल में एक दफ़ा, 6 महीने उनके लिए जो कि डायबिटिक हैं, कार्डिक इश्यूज़ हैं, कोई और सिस्टमिक प्रॉब्लम है, तो उनके लिए मसूड़ों की सफाई 6 महीने में एक दफ़ा लाजमी। जो सही है, जिनकी जनरल हेल्थ बिल्कुल ठीक है, उनको साल में एक दफ़ा मसूड़ों की सफाई लाजमी करानी है, ताकि मसूड़े और दांतों के बीच में जो गैप है वो इतना तेज़ी से ना बने। दूसरा, मसूड़े नीचे ना जाएं, गंदगी वहाँ ना रहे। अच्छा, और जो दांतों के बीच में जो खाना फंस रहा है उस गलने की वजह से उसका हल टूथपिक नहीं है। अच्छा। उसका हल फ्लॉस है, डेंटल फ्लॉस है। हाँ, और डेंटिस्ट के पास जाके उस जो गलनेपन को बंद करवाना है, यानी कि सील करवाना है। सील करवाने के तरीके 2 से 3 हैं। नंबर 1, अगर छोटी कैविटी है तो सीलेंट्स लगवा के उधर बंद करवा दें, बड़ी कैविटी है तो फिलिंग करवा लें, और उससे बड़ी कैविटी है तो फिर रूट कैनाल करवा के कैप करवा लें। सही है। आखिरी और कैप के 2 से 3 अक़साम है, वो मैं बाद में डिस्कस करूँ। अच्छा, जैसे कि शुगर पेशेंट हैं, उनका अगर शुगर लेवल अप एंड डाउन हो रहा हो ज़्यादा, लोग हमारे यहाँ तो एहतियात नहीं करते हैं, इसलिए कि मैं बहुत सारे कॉल्स आती हैं, उसमें मैं पूछता हूँ कि भाई आप चेक वेक करते हैं अपने शुगर को? नहीं, हम महीने 2 महीने में एक दफ़ा कर लेते हैं। मैंने कहा भाई शुगर में तो आपको फ़ौरन ही आपके पास वो होना चाहिए। और
सबसे पहले उनका अटैक जो है ना, या तो आंखों पे होता है शुगर पेशेंट का, या फिर दांतों पे होता है, ठीक है ना? तो उसके लिए क्या गुज़ार साहब, आज मैं कुछ 6 महीने से मैंने एक प्रैक्टिस शुरू की है, इसका मैं रिकॉर्ड भी मेंटेन कर रहा हूँ, मैं एक रिसर्च अपने क्लिनिक्स में कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, कि जो पेशेंट आ रहा है हम उसके मसूड़ों को पहले एग्जामिन करते हैं, ठीक है। स्पेशली जो कि आके हमें कहता है कि मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा डेंटिस्ट के पास आया हूँ। अच्छा। उसके मसूड़ों को हम गौर से बगौरी इसको एक स्टडी करते हैं, उसको बाकायदा उसकी प्रोबिंग डेप्थ, उसके मसूड़े कितने नीचे जा रहे हैं, खून कितना निकल रहा है, स्वेलिंग कितनी है, सफाई कभी करवाई है, ये सारी हिस्ट्री ले रहे हैं। और ज़्यादातर मरीज़ों में ये पाया जा रहा है कि जिनके मसूड़े ख़राब हैं उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन उनके डायबिटीज़ लेवल के साथ। अच्छा, ठीक। फिर उन्हें कन्विंस करना, उसी वक्त बताना कि आपने डायबिटीज़ टेस्ट करवाना है, ये वो डेंटिस्ट से तो कभी नहीं सुनना चाहेंगे नहीं जाएंगे, हाँ हाँ कि बिल्कुल। भाई आप कौन है जो डायबिटीज़ टेस्ट करवा रहे हैं हमारा। और कुछ लोगों को डायबिटीज़ को लेके इतना स्टिग्मा है हाँ हाँ कि हमें नहीं हो सकती हाँ डायबिटीज़, हाँ, हालांकि हिस्ट्री में भी रही होगी, फैमिली में भी रही होगी, मसूड़ों से खून भी आता होगा, दूसरे बॉडी एक्ट वगैरह तमाम सिम्टम्स होंगे, लेकिन वो टेस्ट इस डर से नहीं करवाते कहीं हमारा डायबिटीज़ निकलना है और हम सोच सोच के कहीं बीमार ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उस वक्त उनका टेस्ट करवाना। और मैं आपको बताऊं, मैं 10 में से 7 पेशेंट्स, ये हमारी रिसर्च कहती है 10 में से हर 7वां पेशेंट जिसका हम टेस्ट करवाते हैं मसूड़ों का टेक्सचर देख के, वो डायबिटिक पेशेंट। ओह हो, जबरदस्त जबरदस्त। उसकी 1-2 इंडिकेशंस बड़ी ऑब्वियस हैं। एक तो मसूड़ों का फूलना, मसूड़ों से खून आना, ठीक है, दांतों का लचक, दांतों में जो मोबिलिटी होती है, वो चीज़ें हैं जो बड़ा हमारे लिए एक किस्म का एक निशानदेही करती हैं कि ये इस पेशेंट का डायबिटीज़ लेवल आपने लाजमी टेस्ट करवाना। तो वो या प्री डायबिटिक या डायबिटिक निकल आता है। अच्छा, यानी कि हर 7वें आदमी का ये है। और अगर हिस्ट्री साथ में माँ बाप को अगर डायबिटीज़ है और उसके बावजूद पेशेंट कह रहा है कि मुझे मेरी फास्टिंग, स्पेशली देखें इस किस्म के पेशेंट आके कहते हैं हमारे घर पे हम टेस्ट करते हैं ठीक आती है। अब वो फास्टिंग इज़ नॉट अ रिलायबल टेस्ट, डायग्नोसिस के लिए फास्टिंग रिलायबल नहीं होता। उसके लिए वो जो 3 महीने की रिपोर्ट होती है जो HbA1c हम कहते हैं, वो एक रिलायबल टेस्ट होता है। जी, ठीक है, उससे जो है ये सारी चीज़ें। एग्जैक्टली। अच्छा, एक सवाल ये है कि जो मसूड़े होते हैं वो 2 किस्म के मैंने देखे हैं। एक तो पिंक कलर के मसूड़े होते हैं, एक पर्पल हो जाते हैं। तो क्या आया कि ये पर्पल होने की वजह जो है ये बीमारी है? देखें, कोई भी चीज़ हमारे मुंह में पिंक अगर है तो वो नॉर्मल है, ठीक है। अगर वो पर्पल या डार्क रेड की तरफ जा रहा है तो फिर उसमें देखें, एक तो ये होता है पिगमेंटेशन की वजह से। फॉर एग्जांपल इंडियन ओरिजिन के जितने भी लोग हैं उनके थोड़े से गम्स काले होते हैं। उसकी वजह ये है कि वहाँ पर मेलानिन एक पिगमेंट होता है, वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो वो डेट्स नॉर्मल। एक अगर मसूड़े और गाल लाल ज़्यादा हो रहे हैं तो वो फिर समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग देयर, ठीक। यानी कि वहाँ पर या मसूड़े ज़्यादा लाल हो रहे हैं, वहाँ ब्लड वेसल्स फूले हुए हैं, वहाँ पर मसूड़ों की सफाई की ज़रूरत है, या फिर ब्लड प्रेशर की कोई ऐसी गोली जो पेशेंट ले रहा है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नाम की एक ख़ानदान है जो ब्लड प्रेशर का इलाज करता है, उस गोली से मसूड़े फूल जाते हैं। या फिर कभी कभार कुछ डिप्रेशन की गोलियां हैं, या कभी कभार कुछ दिमागी सुकून की जो गोलियां हैं उनसे मसूड़े फूल जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हम एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है। और अगर ये चीज़ें ना हो तो फिर मसूड़ों की सफाई, मसूड़ों की सफाई के साथ साथ टूथपेस्ट अकॉर्डिंगली हम चेंज कर देते हैं। अच्छा, अब अगर गालों पे इस किस्म के निशान हैं जिसको हम एरिथ्रोमेटस लीजन्स कहते हैं या फिर एरिथ्रोप्लेकिया वगैरह कहते हैं, तो फिर वो हमें मजबूर कर देता है हिस्ट्री पूछने में कि कहीं आप पान या छालिया वगैरह या इस किस्म की चीज़ें में मुब्तला तो नहीं है, ठीक। अगर हैं तो फिर लाल होना ज़्यादा खतरनाक है गाल का एज कम्पेयर टू सफ़ेद होना। सफ़ेद होने से ये मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, बड़ी ज़बरदस्त 2 चीज़ें हैं जो प्री कैंसरस लीजन्स कहलाई जाती है। एक ल्यूकोप्लेकिया, सॉरी मैं टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ, वो सफ़ेदी है गाल की, और है इरिथ्रोप्लेकिया। इरिथ्रो मतलब खून की शरियानों से निकला है, इरिथ्रोप्लेकिया जो कि लाल है। अब लाल होना ज़्यादा खतरनाक है सफ़ेदी से। अच्छा, लाल में हम ज़रा डिस्कस करेंगे लाल और सफ़ेद गाल के ऊपर, और जिसकी वजह से यानी कि ख़तरनाक है। और इसके साथ साथ 1-2 चीज़ें और बहुत इम्पॉर्टेंट है। पेस्ट या जो हम अपना क्या नाम है मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उनका हमारी बॉडी पे क्या यानी कि दांतों पे क्या असर पड़ता है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमने इसका एंड किया था कि गाल जो है रेड होना या वाइट होना, इसकी अलामात जो हैं वो दांतों से रिलेटेड
चीज़ें। जी। अब इसमें ये होता है कि हम पान छालियाँ वगैरह या फिर देखें कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो कि जेनेटिकली भी होती हैं। सिर्फ पान छालियाँ नहीं, 70% कॉजेस पान छालियाँ हैं, बाकी के 30% मुंह की सफाई ना रखना है। कुछ और कंडीशंस हैं, जेनेटिक्स है। आजकल एक वायरस बड़ा कॉमन जिस पर रिसर्च की जा रही है, ह्यूमन पपिलोमा वायरस, वो भी कहीं ना कहीं मुंह के कैंसर की कॉज होता है। अच्छा, ये मुंह का कैंसर होता कैसे है? पहले तो हमें शुरू में मुंह की खराश महसूस होना शुरू हो जाती है। छाला होता है जो कि अरसा दराज से हो, ज़बान में कोई छाला हो या फिर गाल वगैरह में हो। अच्छा, बात करते हुए थोड़ी मुश्किल होती है, खाना खाते हुए मुश्किल होती है। तो ये तमाम वो निशानियां हैं जो कि अगर ज़्यादा अरसे तक हों तो फिर हमें मुंह के टेस्ट करवाने पड़ते हैं, जिसमें से एक झिल्ली को काट के हम टेस्ट करते हैं और कुछ एक्सरेस वगैरह भी होते हैं, पेट स्कैन वगैरह होते हैं। और अगर खुदा न खास्ता ओरल कैंसर निकल आए तो वो पहले एक कंडीशन अख्तियार करता है जिसको ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं, जिसमें मुंह का कम खुलना भी होता है। उसके बाद अगर हम उसको टाइमली एड्रेस ना करें तो फिर वो ओरल कैंसर पे चले जाता है। अच्छा, ओरल कैंसर का ये है कि अगर जितना लोकलाइज्ड उसका इलाज हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ इस तरफ है और हम उसी वक्त उसको डायसेक्ट करके और इलाज कर दें तो उसकी कामयाबी का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है। जितना फैलेगा इतने उसके कामयाब होने के चांसेस कम होते हैं। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, ओरल कैंसर फिर लंग्स में भी फैल जाता है, लिवर में भी फैल जाता है, तो फिर उसके जितना ज़्यादा फैलेगा इसके इतने चांसेस कम होते हैं। फिर इसके इलाज इस तरीके से है कि एक तो महंगा है, दूसरा फिर इसकी डायसेक्शन होती है, उस झिल्ली को काट देते हैं और फिर साथ में रेडियोथेरेपी होती है। और देखिए, अगर ये चीज़ें पान छालिया की वजह से जो कि 70% शो करता है, तो ये चीज़ें तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। सही है, बिल्कुल, ये हमारे अपने हाथ में बिल्कुल है। ये ऐसी बात हो गई कि हम गाड़ियों के सामने जाके खड़े हो जाएं, पान छालिया खाना और सिगरेट यूज़ करना रेगुलर, ये तमाम चीज़ें ऐसे ही हैं जैसे आप खुदकुशी की तरफ जा रहे हैं। तो ये चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसको कंट्रोल करने के तरीका ये है कि एक तो आप क्या वजह, अच्छा ये मैं बताऊँ, इन चीज़ों में ज़्यादातर वही मुब्तला हैं जो कि हमारे इलेक्ट्रिशियन हैं, कारपेंटर हैं या फिर जो मजदूर लोग हैं, वो मेंटली इतने इंगेज, अपने डिस्टर्ब इतने होते हैं अपने हालात की वजह से तमाम, तो वो उनके पास ये इजी एक समझ लें कि वो होता है कि आप दिमाग को अपने इंगेज रखें। तो उसका तरीका यह है कि एक तो आपने मल्टी डिसिप्लिनरी तरीके से इनका इलाज करना है, सिर्फ डेंटिस्ट की जिम्मेदारी नहीं, साइकोलॉजिस्ट में इसमें आ जाए, इसमें फैमिली भी आ जाए, तो उसको इस तरीके से हम एड्रेस कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारा ये रोल होता है कि जब अगर पेशेंट इस किस्म के छालिया या स्मोकिंग वगैरह में मुब्तला है, पहले तो हम उसको कुछ स्टोरीज जो कि सक्सेसफुल स्टोरीज हैं लोगों की, किस तरीके से उन्होंने छोड़ा है वो दिखाते हैं, फिर उनकी दांतों की सफाई करके। ये जो अपना कैंसर का बायस बनता है, एक तो गुटखा है जी, छालिया है, साथ में पान है और सिगरेट, ये सारी चीज़ें जो हैं। देखिए, इसमें जो भी चीज़ जिसमें टोबैको शामिल है वो ओरल कैंसर करा सकती है। इसमें केपीके के लोग हमारे नस्वार भी यूज़ करते हैं। नस्वार भी, जैसे कराची में पान छालिया, गुटखा, मेनपुरी वगैरह शामिल है। इस तरीके से नस्वार भी है जो कि हम ज़बान को खींच के अंदर रखते हैं, उसमें भी वो उस एरिया के ज़बान के उस एरिया पे वो या होंठ के उस एरिया पे वो ओरल कैंसर कर देता है। अच्छा, चलें, अब एक दो चीज़ें बहुत ज़रूरी थी जो मैं, एक तो दांत की सफाई कितनी ज़रूरी है, अगर मुख्तसर बता दें तो प्लीज़। देखिए, ब्रशिंग 2 टाइम करना है, इसमें भी एक मिसकंसेप्शन है कि अच्छा, एक और चीज़ जो हम वो करते हैं, अपना क्या नाम है, माउथ वॉश। हाँ, उसके ये देखेंगे, एक तो ब्रशिंग आपने सुबह नाश्ते के बाद करनी है, ठीक है, और रात को सोने से पहले करनी है। ठीक। हम नाश्ते से पहले करते हैं, दैट्स रॉन्ग, तो नाश्ते के बाद करनी है। और माउथ वॉश का ये है कि माउथ वॉश आप जहाँ भी वर्क प्लेस पे जा रहे हैं अपने साथ माउथ वॉश रखें। उसका लॉजिक ये है कि आपने अपने मुंह की सेहत के साथ इंगेज रहना है। सही बात है। तो आपने दोपहर के वक्त या शाम के वक्त जब भी आपको टाइम मिले, आपने चाय पी या फिर कोई छोटी मोटी मील वगैरह, हम समोसे वगैरह खा लेते हैं, उसके बाद आपने माउथ वॉश से इंगेज रहना है। एक तो उसके 2 फ़ायदे हैं, उसमें जो एंटीबैक्टीरियल्स हैं, क्लोरेक्सिडीन वगैरह, वो आपके दांतों की ऊपर जो सतह एक जमा होना शुरू हो जाती है, उसको साफ़ करते रहते हैं, उससे मुंह से स्मेल नहीं आती, एक खुशगवार आपके मुंह से जो है आप फील कर रहे होते हैं, यू फील कॉन्फिडेंट है जी। अच्छा, मेरा भाई अभी कनाडा से आया, तो उसके दांतों का प्रॉब्लम था, ये पूरी दुनिया में, पाकिस्तान भी और पाकिस्तान से बाहर भी। अच्छा, वो आकर यहाँ पर, कनाडा से आकर यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान में अपने दांतों का जो क्राउन कहलाता है जी, वो उसने करवाना है, अभी करवा रहा है वो, तो क्यों महंगा क्यों है ये? ज़ाहिर साहब, इसमें देखें, मैं अभी रिसेंटली एक वाक़या भी आपको बताऊं,
हम पेशेंट ओरिएंटेड प्रैक्टिस करते हैं। मैं भी मेरे पास भी एक पेशेंट आया था, वो यूएस से ही आया था। हाँ, ज़्यादातर और हमने उसका इलाज किया। इलाज करने के बाद जब उसका बिल बनाया तो वो बड़ा काफ़ी कॉस्टली था। तो पेशेंट ने खैर उस वक्त तो कुछ एडवांस दिए, दूसरे दिन वापस आ गया और कह रहा था कि हमारे जो पैसे, जो ट्रीटमेंट नहीं हुआ है उसके आधे पैसे हम वापस कर दें क्योंकि हमें महंगा लग रहा है काम। तो खैर मेरे वो फ्रंट डेस्क वाले ने वापस कर दिए। अब वो इस वजह से वापस मांग रहा था क्योंकि करीब ही किसी क्लिनिक पे गया था, वहाँ कोई कंपाउंडर या टेक्नीशियन होगा, उसने उसको कम चार्ज किया होगा। मैं आपको ये बता दूं कि डेंटिस्ट्री अच्छी है और एक्सपेंसिव है, पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से यही तो मैं कह रहा हूं। अगर डेंटिस्ट्री आपको सस्ती मैसर होना शुरू हो जाए, सस्ती इन द सेंस कि देखें इस किस्म की महंगाई में सामान तमाम बाहर से आता है, जितना भी डेंटल का सामान है, तो अगर सस्ती मैसर होना शुरू हो जाए तो आप ये समझ लीजिएगा या सामान की सफाई में कॉम्प्रोमाइज़ है, या वो जो डेंटिस्ट है उसके स्किल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जिस वजह से वो आपको एक सस्ती चीज़, वरना डेंटिस्ट्री अगर हम साफ सामान के साथ, प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ पेशेंट को अगर अवेलेबल करना शुरू कर दें तो वो एक स्टैंडर्ड प्राइस है, वहाँ तक तो मैं नाजरीन से आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि जो रोड के किनारे बैठे होते हैं वो डेंटल का वो कर देते हैं, उनके हालात जो हैं वो बहुत ही मुश्किल, और आपको मैं डरा नहीं रहा, बिल्कुल सच बता रहा हूँ। हेपेटाइटिस, एड्स और बड़ी बड़ी बीमारियाँ आपको लग सकती हैं सिर्फ इसी थोड़े से गलती की वजह से। तो प्लीज़ वो बड़ी बड़ी बीमारियां लगाकर अपने ज़िंदगी को बर्बाद करने से बेहतर है कि किसी अच्छे डेंटिस्ट से, यानी कि मैं ये नहीं कह रहा कि कोई मेरे जानने वाले से, बल्कि अच्छे डेंटिस्ट का आप मालूमात कर और उनके पास जाकर अपना इलाज करवाएं, ताकि आपको ज़िंदगी में अल्लाह ना करे कोई आपको प्रॉब्लम हो। और ये मेरी दुआएँ आपके साथ हैं। जाते जाते एक सवाल ये है कि हमें अब बकरीद आने वाली, आपको पता ही है, बस करीब में जो है ना बकरीद चल भी रही है और बकरीद अब तो गुजर भी गई है और लोग जो है ना खूब मज़े कर रहे हैं, तिक्के शिक्के खा रहे हैं। तो क्या एहतियात करना चाहिए? बस ये थोड़ा सा इसको हम, सबसे पहले तो ये कि गोश्त फिर मिल जाएगा। हाँ, फिर मिल जाएगा। कसम से मैं भी यही कहता हूँ। यानी कि ये हमारा मैदा है, हम भाग नहीं जरा, यानी कि वो वही है जहाँ पर है, तो फिर आ जाएगी। फिर आ जाएगी। अब एकदम से सारा खा के अपने आप को परेशान करने 4 से 5 बारबेक्यू पार्टी तो हमारी लाजमी होती है ना, कि वो अगर वो नहीं किया तो गोश्त खत्म नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपने एक तो बराबर तकसीम करना है। बकरा ईद में जो गोश्त होता है उसका सिर्फ हमारा उस पर हक नहीं है, दूसरे खाने का वैसे सही तरीका क्या है? एक तो सबसे पहले कि चबाना सही है। आज भी मैं भी एक आखान क्या बात की आपने, वैसे ये यकीन करें, मैं एक डाइटिशियन था वो, तो उससे मैं बात कर रहा था, उसने कहा 35 टाइम एक लुकमे को चबाना चाहिए। और आपको किसी उसकी ज़रूरत नहीं है डाइट करने की, कोई आपको कुछ करने की ज़रूरत, अगर यही कर लिया आपने तो आपका वजन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। साहब अभी एक पेशेंट आखान में मैं जिसको चेक करके ला रहा हूँ, उस पेशेंट को, वो थोड़ी ज़ईफ़ थी, उनको ज़बान में छाले हो रहे हैं, मुँह में जलन हो रही है, सफ़ेद धब्बे थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनकी डाइट में कमी की वजह से या फिर बैलेंस डाइट ना होने की वजह से, अगर आप दांत सही नहीं होंगे, आप चबा नहीं पाएंगे, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं विटामिन्स की कमी, एब्जॉर्प्शन, यानी कि आप चबाए बगैर निकल जाएंगे फौरन, तो वो प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं होगा। अब एब्जॉर्ब नहीं होगा तो खून में नहीं जाएगा। एक मिसाल भी है ना कि हम मुंह का काम मैदे से लेना चाहते हैं। एग्जैक्टली। तो मुंह का काम है बेसिकली चबाना। अगर दांत ही सही नहीं है तो आप चबाए बगैर उसको निगल लेंगे, तो वो क्या होगा? फिर विटामिन B12 और आयरन की कमी, फिर विटामिन C की कमी, विटामिन D की कमी, आजकल बहुत, तो ये तमाम फिर आपके बॉडी में मैंने तो मालूम किया तो पता चला कि 40-50% पाकिस्तान के अंदर बच्चे और बड़ों में विटामिन डी की कमी है। बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि एक तो हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज है वो खत्म हो गई हैं, हम टेक्नो वर्ल्ड की तरफ चले गए, मोबाइल लेके बैठे होते हैं, बाहर हमें एक्सरसाइज वगैरह करनी नहीं पहले की तरह। तो चबाना सही है बकरा ईद में, दांत चबाने के लिए होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। खाना फंसे तो आपने फ्लॉस से निकालना है, टूथपिक से कुश्ती नहीं करनी, 2 टाइम ब्रशिंग करनी है, माउथ वॉश नाश्ते के बाद करनी है और रात को सोने से पहले करनी है। और मसाला अगर आप यूज़ करें, जो भी मसाला यूज़ करें, तो उसकी क्वांटिटी, उसका रेशियो ठीक होना चाहिए,
ज़्यादा मसाले की ज़रूरत नहीं है अपने आप को ख़राब करने सही की। बात है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर, आप you, आए और thank you, बहुत ही कारआमद मालूमात जो है ना Thank you. हमारे देखने वालों को मिली है। और आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं बोलना Same here, भूल गया same here, था। मेरी तरफ से भी ईद मुबारक, मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद और मुबारक। आपने अम्मी का इलाज करना है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इंशाल्लाह Thank वो you. मैं आपकी अम्मी को जो है अभी मैंने आपको बता दिया था मेडिसिन थायराइड के बारे सर में। ये बात एक दफ़ा ऑन एयर भी है। जी अगर किसी को थायराइड है तो तुख्म सरस जो है वो बेहतरीन दवाई है, समझ लो उसका अपने सामने, मैं बार बार कहता हूँ कि अपने सामने साबुत लेकर किसी पंसारी की दुकान से और उसका पाउडर उन्हीं से बनवाएं, खुद ना बनाएं, इसलिए कि आपकी मशीन वो बर्दाश्त नहीं करेगी बनाने में। बिल्कुल पाउडर बना लें, 1 चाय का चम्मच सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद, 1 चाय का चम्मच रात एक खाने के 1 घंटे बाद। 3 महीने का कोर्स होता है, 1 महीने करने के बाद जाकर डॉक्टर से चेकअप करवाएं। अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आपका जो है वो नॉर्मल होगा। लेकिन मैं एक बात बता दूं, थायराइड बहुत ही ज़िद्दी और मैं इसको मनहूस बीमारी कहता हूं। तो 3 महीने का अगर सही भी हो जाता है, आपके नॉर्मल हो जाता है, तब भी आपने 3 महीने का कोर्स लाजमी करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। Thank you, और इंशाल्लाह चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ, वापस आते हैं और बनाते हैं मज़ेदार बिहारी कबाब। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। और अब हम चल रहे हैं अपने कुकिंग की तरफ और उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छी और कारआमद मालूमात मिली होंगी। प्लीज़ बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, इसलिए कि 2 टाइम ब्रश का जो बोला है ना, इसका मतलब ये है कि नाश्ते के बाद करना है। बहुत सारे लोग सुबह उठते ही फ़ौरन ब्रश करते हैं, फिर नाश्ता कर लेते हैं, वो सारा नाश्ता फिर आपके जो है ना दांतों में रहता है। और रात को सोते वक्त तो फ़ायदा ये होगा कि कुछ बैक्टीरिया हमारे मुंह में बनते हैं। अक्सर लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि मैदे की ख़राबी, तेज़ाबियत, आप यकीन करें मुंह के अंदर बहुत सारे जरासीम बन रहे होते हैं रात में सोते वक्त, तो फिर वो आपको तकलीफ़ पहुंचाते हैं और फिर इंसान जो है ना बड़ा परेशान हो रहा होता है। तो प्लीज़ इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। चलते हैं अपनी कुकिंग की तरफ और आज हम बना रहे हैं आपके लिए बिहारी कबाब। बिहारी कबाब बनाने के लिए पसंदे, और पसंदे जो है हमने बिल्कुल ही बारीक बारीक इस तरह के जो है ना पसंदे हमने लेने। बोटियाँ नहीं होती हैं इसमें, इस तरह के पसंदे होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, कुछ छोटे छोटे होते हैं। और इसे आपने पपीता लगा के रख लेना है 2 घंटे पहले। और इसके अंदर 2-3 चीज़ें हम डालेंगे, लेकिन इससे बढ़ के जो है इसका टेस्ट मेंटेन करने के लिए वो है शान मसाला। शान मसाला जो है ये इसकी एक ख़ास क्वालिटी है कि ये पूरी दुनिया में प्रीमियम क्वालिटी का जो मसाले होते हैं पूरी दुनिया से सिलेक्ट करते हैं और ये आप तक जो है एक रेसिपी मसाला बनाकर आप तक पहुंचाते हैं। तो दुनिया के सेलेक्टेड मसाले हो गए। दूसरा ये कि पैकिंग इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो आपको बेहतरीन अरोमा, बेहतरीन कलर और साथ में बेहतरीन जायका, और उसके इसलिए ये चीज़ें आप तक उसी तरह पहुंचती है जैसे कि ये बिल्कुल फ्रेश मसाला होता है उसी तरह के, क्योंकि ये जो पैकिंग है ना इसकी, ये ख़ास फिल्म पैकिंग कहलाती है, जिसके अंदर मसाला काफ़ी टाइम तक बेहतरीन फ्लेवर के अंदर बेहतरीन जो है ना अरोमा इसका रहता है, बेहतरीन कलर रहता है, बेहतरीन टेस्ट रहता है। ठीक है, तो इसलिए इसको इस तरह की पैकिंग में पैक किया जाता है। शान मसाले की हर रेसिपी इसी तरह से पैक की जाती है ताकि आप तक फ्रेश चीज़ें पहुंच सकें। दूसरी बात ये कि आपने एक ऐड देखा होगा अभी आजकल मसाले का चल रहा है, तो काम किसी एक का नहीं है, सब मिलकर जो है ना बकरा ईद की जो रेसिपीज़, अब पार्टियाँ वार्टियाँ चल रही होंगी तो सब लोग बारबेक्यू वगैरह ये वो, तो किसी एक को ना लगाएं, सब मिल के करें ताकि खाना भी आसान बन जाए और किसी एक पर जोर भी ना पड़े। ठीक है, और दूसरा ये कि महंगाई का दौर है, तो महंगाई के दौर में कोई गलत चीज़, इसलिए कि गोश्त महंगा है, ठीक है, और कुर्बानी का गोश्त तो और महंगा होता है, तो उसमें कोई ऐसा गलत रेसिपी या कोई ऐसा गलत मसाला डाल दिया आपने तो इतनी मेहनत आपकी ज़ाया हो जाएगी, मेहमान भी नाराज़ हो जाएंगे। तो शान मसाला सेलेक्ट करें ताकि आपका खाना जो है ना वो परफेक्ट तैयार हो सके। चलते हैं और इसको हम शामिल करते हैं अपने पसंदों में। ठीक है, ये 1 पैकेट मैंने इसमें शामिल कर दिया। थोड़ा सा मैंने लिया सरसों का तेल, ये मैं हमेशा डालता हूँ, और इसके साथ अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, दही थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ थोड़ी सी प्याज भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और प्याज को हमने थोड़ा ब्राउन करके रखा हुआ है। ठीक है, ये मेरा तरीक़ाकार है। और इसके बाद इसको आपने मैरिनेट करके, अच्छा जब आप
पपीता लगा रहे हो ना तो उसी के साथ आप इसे मैरिनेट कर लें, ठीक है, सारा मसाला वगैरह। लेकिन मैंने आपको दिखाना था शान मसाले का सारा प्रोसेस, तो इसलिए मैंने मसाला अभी लगाया है। तो आप गाय का गोश्त के पसंदे हों तो फिर आप 3 घंटे पहले पपीते का पेस्ट 3 से 4 खाने के चम्मच, अगर कचरी पाउडर है तो 2 खाने के चम्मच 1 किलो में, ठीक है, और अगर मीट टेंडराइज़र है तो 1 चाय का चम्मच लगाकर और ये शान मसाला शामिल कर दिया, थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दिया, दही डाल दिया और ब्राउन प्याज डाल दी, और इसको आपने मिक्स करके तकरीबन गाय के गोश्त को 3 घंटे के लिए, और अगर बकरे के गोश्त के बना रहे हैं तो उसको आप 2 घंटे के लिए मैरिनेट कर लें, तो बेहतरीन आपकी रेसिपी तैयार हो जाएगी, ठीक है। अब इसे हमने सीखों पे लगाकर और बारबेक्यू कर लेना है। लेकिन हम तो किचन में हैं तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये आप घर पर किस तरह, यानी कि किचन में आप इसको बिल्कुल ऐसे जैसे हम धागा पुरोते हैं ना, इस तरह से हमने इसे पुरोना है, ठीक है। ऐसे लिया आपने, ये देखें इस तरह से, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। इसको आप अच्छा हमेशा एक दूसरे के साथ जोड़ के रखें, ठीक है। ये देखें इस तरह से आप लगाते जाएं और ये आपका बेहतरीन जो है खुशबू इसकी इतनी अच्छी होती है शान मसाले की कि आपको, आप जब बना रहे होंगे ना तो उसी वक्त आपको आ रही होगी, ठीक है। हल्का सा ऑयल ऐड करेंगे और ओवन में भी बेक करना है तो 200 सेंटीग्रेड पर आपने इसे बिल्कुल नीचे, ओवन के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में रखेंगे 200 सेंटीग्रेड पर, और इसे आपने तकरीबन 35 मिनट के लिए बेक कर लेना है, ठीक है। ओवन में बेक करना है इसलिए कि बहुत सारे लोग डाइट पर होते हैं, वो चाहते हैं कि जो है ना ऑयल वगैरह बहुत कम से कम इस्तेमाल हो, तो उनके लिए ये है। कोयले पे सेकना है तो आराम से, कोयला जितना नीचे होगा यानी कि तकरीबन आधा फीट नीचे होगा तो बेहतरीन है, ऊपर लगा हुआ नहीं होना चाहिए कोयला, और उस पर रखेंगे तो आप जल जाएगा और सारी मेहनत आपकी ज़ाया हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपने बनाना है, ठीक है। इसको हमने हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ दिया, ठीक है, और इसी तरह से इसे लगाते जाएंगे और इसको तैयार करते जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद वापस आएंगे तो फिर पराठे पराठे भी बनाएंगे, ठीक है। ये छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। वेलकम 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 बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार बिहारी कबाब तैयार हो रहे हैं, साथ में अरोठा परोठा भी बन रहा है, ठीक है जी। अरोठा परोठा भी बनाएंगे और बिहारी कबाब भी बनाएंगे, और साथ में जो है ना आपको आज बकरीद से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना वो बताने जा रहा हूँ मैं, और वो है हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हाजमा। हाजमा दुरुस्त तो सब कुछ दुरुस्त, यही बातें हो रही थी। तो इसके लिए हर्बियन की 2 मेरे पास फ्लेवर हैं, एक लेमन है और एक फ्रूट पंच है, ठीक है। तो बस आपने क्या करना है कि जब आपका मैदा गर्म हो, बहुत ज़्यादा आपने ओवर ईटिंग कर ली है, तो 1 चाय का चम्मच लें और इसमें से ये मैं फ्रूट पंच ले रहा हूँ, और इसको आप ठंडे पानी में 1 चाय का चम्मच आपने डाला, ठीक है, और इससे आपने इसमें हल कर लिया, ठीक है। और इसको आपने तकरीबन 5 से 10 मिनट तक इसी तरह से रहने दिया। उसके बाद ये गाढ़ा हो जाएगा, तो इसको आपने फिर क्या करना है कि एक दफ़ा फिर मिक्स करना है, और इसके बाद आपने इसे रात को सोने से पहले इस्तेमाल कर लेना। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास है गैस्ट्रल, ठीक है। ये गोलियाँ खाने के बाद जब भी बदहज़मी हो रही हो आपको, बच्चों को या बड़ों को, बच्चों के लिए 1 गोली, बड़ों के लिए 2 गोली, बड़ी चटपटी सी होती है, मज़ेदार सी, तो ये आप लें तो आपकी जो गैसेस वगैरह हैं डकार आएगी आपकी, और बेहतरीन जो है गैसेस वगैरह दूर हो जाएंगे। 4 फ्लेवर के अंदर मौजूद है ये, और ये आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ये मसला भी आपका हल हो जाएगा, ठीक है। चलें जी, यहाँ पर हम अरोठा परोठा तैयार कर रहे हैं, और इसको आप क्या नाम है मुख्तलिफ टेस्ट में बना सकते हैं। अच्छा, कभी भी पराठा मोटा ना बनाएं, ठीक है। पराठा हमेशा ना, हाँ सॉरी, पतला भी नहीं होना चाहिए, मोटा भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल दरमियाना सा होना चाहिए। मैं ज़रा थोड़ा सा छोटे वाले जो पराठे होते हैं वो तैयार कर रहा हूँ। चलिए, ये चला गया पकने के लिए, और ये दोनों तरफ से जब पक जाए उसके बाद ऑयल वगैरह ऐड करेंगे। और इसी के साथ साथ मेरे पास आहारी बिहारी कबाब जो है वो तैयार हो रहे हैं, और इसे
हम चेंज कर लेते हैं दूसरी तरफ। ये देखें कितना खूबसूरत इसका कलर आया है माशाल्लाह। और ये आप जब बनाएंगे ना उससे क्या नाम है शान मसाले के साथ, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त, इसकी खुशबू, इसकी ताज़गी, हर चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त होती है। इसको आप चटनी के साथ जो है क्या नाम है पुदीने की चटनी के साथ, बाज़ लोग केचप के साथ भी खाते हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि पुदीने की चटनी के साथ, केचप के साथ, या फिर आप थाउजेंड आइलैंड सॉस के साथ, किसी भी चीज़ के साथ लेंगे, इसका अपना टेस्ट है। बल्कि बाज़ लोग इसमें कुछ भी नहीं लगाते हैं, इसलिए कि बिहारी कबाब का अपना मसाला खुद ही इतना अच्छा होता है, इतना टेस्टी होता है कि वो उसमें किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो शान मसाले की ये ख़ास खूबी है कि आप अलग से कुछ डालने की आपको ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ इसके अंदर मौजूद है, ऑल इन वन है। अच्छा, ख़ास तौर पे नमक तो बिल्कुल नहीं डालना है आपने, इसलिए कि नमक मौजूद होता है, तो आपने अगर नमक डाला तो वो ओवर हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। चलें जी, यहाँ पर हमारे पास पराठा जो है वो तैयार हो रहा है, और पराठे को दोनों तरफ से पहले सेकेंगे, ये देखें, ठीक है। जब दोनों तरफ से सिक जाए उसके बाद फिर हमने ऑयल इसके अंदर ऐड करना है और बेहतरीन पराठे जो है वो तैयार कर लेने हैं, ठीक है। तो और ज़्यादा जल्दी जल्दी ना पलटें, याद रखिएगा, आराम आराम से इसको आप पलटें ताकि आराम से दोनों तरफ से इसको अच्छी सेक मिल सके, ठीक है। तो अब मैंने दोनों तरफ से सेक लिया, अब मैं इसमें ऑयल थोड़ा शामिल कर रहा हूँ, ठीक है, और इसे अच्छी तरह से पुश करके थोड़ा पकने दें, जैसे कलर आ जाए उसके बाद फिर आपने इसको पलट लेना है, और उसके बाद जो है ये बेहतरीन सा आपकी रेसिपी जो है फाइनली तैयार हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास बेहतरीन खुशबू इतनी अच्छी है, यकीन करें कि हमारे पूरे किचन में इस वक्त बिहारी कबाब की खुशबू जो है ना फैल चुकी है। और मैंने आपको बता दिया कि यही मसाला कोयले पे भी इस्तेमाल होगा, यही मसाला आपका जो है क्या नाम है ओवन में भी इस्तेमाल हो जाएगा, जो मैरिनेशन मैंने अभी की है, ठीक है। और यही मसाला आप जिनके पास ओवन भी नहीं है, तवा भी नहीं है, अपना कोयला भी नहीं है, तो वो फिर इस तरह से अपने तवे के ऊपर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो चलें जी, यहाँ पर ये हमारी पराठा जो है ना माशाल्लाह खूबसूरत, ये देखें कलर आ गया। अब इसको आप दबाएंगे ना तो ये हल्का सा फूलता है, इसके अंदर जो कच्चापन है ना, साइडों पे ज़्यादातर कच्चापन होता है, उसको आपने दूर कर लेना है। इसको पकने देते हैं और यहाँ हम जो है कबाब को डिश आउट कर लेते हैं, ठीक है। और ज़बरदस्त खूबसूरत कबाब, ये आ गया, ठीक है जी। ये हमारे पास कबाब जो है फाइनली डिश आउट हो गया, और इसके बाद मैं इस पर थोड़े से प्याज, अच्छा कबाब के साथ प्याज का अपना ही एक मज़ा है, ठीक है। और इसके बाद आप इसमें चाहें तो थोड़ा केचप जो है वो भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके कबाब भी आ गया और केचप भी आ गया, और ये कबाब आपके फाइनली तैयार हो गए। खुशबू बहुत अच्छी है और जल्दी बन जाते हैं, गोश्त भी सही तरीके से गल जाता है। पसंदों में अगर बनाएंगे तो आपको बेहतरीन इसका टेस्ट आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये रेसिपी हमारी फ़ाइनल हो गई है। यहाँ पर हमारे पास पराठे बन रहे हैं, और ये भी जो है तैयार होने वाला फाइनली। ओहो क्या खूबसूरत का कलर आया है पराठे का जी। तो टाइम हो गया है ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक, और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार बिहारी कबाब शान मसाले से जो है तैयार हो चुका है, उसके साथ पराठे भी बन चुके हैं, और क्या खूबसूरत कलर आया है। आप देखें
मसाले की ख़ास बात ये होती है कि वो आपके गोश्त को काला ना करे, ठीक है। ये सबसे बड़ी शेफ़ की एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शन होती है ना, वो ये कि गोश्त अगर काला हो जाए, बीफ ख़ास तौर पर, तो फिर तो मज़ा ही नहीं रहेगा। तो आप देखें इसका कलर बिल्कुल गोल्डन टाइप का कलर आया है। तो शान मसाला इस्तेमाल करें, अपने खानों को मज़ेदार बनाएं। महंगाई का दौर है, तो कोई गलत चीज़ इस्तेमाल करके अपने इतने महंगे खाने को जो है ना, गोश्त को ख़राब ना करें, ठीक है जी। पराठा भी तैयार है और जो चीज़ें आप लोगों को बताई गई हैं, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि उस पर आप ज़रूर अमल दरामद करेंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। ब्रश 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 और माउथ वॉश बिल्कुल इस्तेमाल करें, इसलिए कि बकरा ईद में ख़ास तौर पर दांत भी ख़राब होते हैं और साथ में ब्लड प्रेशर भी हाई होता है और शुगर भी होती है, ठीक है। शुगर भी हाई हो जाती है, इसलिए कि हम ज़रा देसी लोग हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं खुद भी, हम कभी कभार ओवर ईटिंग कर लेते हैं, तो प्लीज़ इसका ख्याल रखें। कहीं जा नहीं रहा, हम थोड़ा थोड़ा करके भी खाएंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन एक टाइम में हम ज़्यादा खा लेंगे तो उससे जो है ना हमारी बॉडी पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मैं चाहूँगा कि आप खाने भी खाएं, अपनी ज़िंदगी को मज़ेदार भी बनाएं, दोस्तों को, मेहमानों को दावत भी दें घर पर और साथ मिलकर एंजॉय करें। और ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जो कुछ भी आपके पास है, जो आप दे सकते हैं किसी को, बहुत ज़्यादा हम क्या करेंगे रख कर, ठीक है ना, वो चीज़ का टेस्ट भी नहीं रहता। तो गोश्त जितना बांट सकते हैं बांट दें, ताकि गरीबों की मदद हो जाए। लेकिन आज महंगाई का दौर है, थोड़ा बहुत अपने पास भी रख लें ताकि बैलेंस भी रहे और सारी चीज़ें जो है होती रहें। तो ख्याल रखें अपना बहुत ज़्यादा और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चेक आउट।